हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई यूनिट 7 की हिंदी कहानी पर। ठीक है, आगे हमने धुलाई वाली कहानी कंप्लीट कर लिया। आज हम चंद्रदेव से मेरी बातें देखेंगे कहानी। ठीक है, ये हमने जो आप आगे देख रहे हैं महत्वपूर्ण पॉइंट है, दृष्टि के बुक का है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम कहानी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, इसके बाद जो महत्वपूर्ण कथन और प्रकाशन वर्ष ये सब देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो पहले हम कहानी को पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें, बंगे महिला। इसकी लेखक है राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, देखते हैं। ये कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1904। ठीक है, शुरू करते हैं। कहानी को लाइन टू लाइन देखेंगे। कहानी है, भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी भी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। कौन कह रहा है? लेखिका कह रही है। ठीक है, बंग महिला। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफर मतलब बदली होने का नियम नहीं? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सूरमे नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर, किसका जिक्र है यहाँ पर? काशी शहर का जिक्र है। ठीक है, पूछा जा सकता है। धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाती। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओ हो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। किसका जिक्र, किस पर व्यंग्य किया गया है? तो लॉर्ड कर्जन पर। ठीक है, आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपको आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया
है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना इतना अवकाश कहाँ पर, 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे था, छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हो। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे दिन हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना। ठीक है, यहाँ पर कलकत्ता का जिक्र है, उसमें कलकत्ता राजधानी दिया गया। ठीक है, देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहां के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामियों, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियां किया करती है, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अर्थात पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी विश्वमोहिनी सौदामिनी, क्या क्या जिक्र हुआ है, नीरद वासनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। क्या क्या जिक्र है यहाँ पर, गज, हंस, बैल, चूहा। ठीक है, पूछा जा सकता है क्रम से भी, गज, हंस, बैल, चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। आगे है, हरि प्रदोष त्रिलोक पानी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही, उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे गिरी फीकी सी जान पड़ती है। हाँ, ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वधामनी विद्या को देखकर बीड़ा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वही के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है।
बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तन्या, आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहुति करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आपको अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भी भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय भलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे भलीभूति न होंगे। आगे, शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है, तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूत मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप से किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यह तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवीदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, अभी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। आगे चलते हैं। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए, तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को भी अवश्य लेते आए। कौन कौन लोग को आमंत्रित कर रहे हैं? डॉक्टर धन्वंतरी और चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को भी साथ अवश्य ले आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाशय ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े, तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात नहीं होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ।
मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनालंब को भी स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मैं मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। एक बंग महिला। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त हुई। अब हम आगे दृष्टि वाले बुक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ से पूछे जाएंगे परीक्षा में। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें, बंग महिला का पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष सरस्वती पत्रिका में हुआ था 1904 ईस्वी में। चंद्रदेव से मेरी बातें आगे हमने देखा था ना, 1904 में प्रकाशन वर्ष सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका निबंध के रूप में, ठीक है, पत्रात्मक शैली में लिखी कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें कैसी है? पत्रात्मक शैली में लिखी कहानी है। भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी किसने माना है? भवदेव पांडे ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। अब देखते हैं इसके भीतर आए विषय क्या क्या बात हुआ था। पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन, चप्पल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि। आगे प्रतिपादन। उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। ठीक है, किस पर व्यंग्य किए हैं? लॉर्ड कर्जन पर और उनकी व्यवस्था पर। ये वाला भी पूछा गया पॉइंट है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य किया गया। किस पर? तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है। रंगभेद एवं पक्षपात चित्रण, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह, उच्च शिक्षित वर्ग की काठ के पुतलों से तुलना की गई है। आगे है भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से। अगला पॉइंट है प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पूछा जा सकता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी व्यंग्य किया गया है। पात्र कौन से हैं? इसमें दो ही पात्र, एक लेखिका और चंद्रदेव से। ठीक है, जिसके प्रमुख उदाहरण जो पूछे जाए हैं। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ पर परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। पूछा जा सकता है किस कहानी से है, और या तो फिर किसका कथन है? तो बंग महिला का। ठीक है, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। ठीक है, और है यहाँ पर कथन। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं, नहीं तो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। अगला कथन है, मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन की भर्ती करा दें करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। अगला कथन है, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगती है। कब से? लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगती है। इस कारण
आप हमारे दीनहीन चीड़ प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अगला कथन है, जिस व्योम वासनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी थी। ठीक है, तो ये वाला कथन स्त्रियों की दशा का वर्णन किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, स्त्रियों की दशा पर वर्णन किया गया है, पूछा जा सकता है। अगला कथन है, अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है और ना अब भारत की वह शशि श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग प्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यह तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे वे भी नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। ये किस पर व्यंग्य किया गया? देसी राजाओं की ऋण विहीनता का वर्णन है इस कथन में। ठीक है, अगला पॉइंट है, कथन है, हरि पदोब्दया त्रिलोक पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्षे स्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों का मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना है इस कथन में। ठीक, आगे चलते हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे मेरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां का ईडन गार्डन तो पारिजात पारिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। ये प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है इस कथन में। ठीक है, अगला पॉइंट है, भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को भी साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त ही महाराज अपने यहाँ की दंड विधीन कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है ये वाला कथन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो एक कहानी हमने पढ़ लिया और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ऊपर के 2-3 लाइन इसी में से पूछे गए हैं बार बार परीक्षा में। ठीक है, इसका प्रकाशन है सरस्वती पत्रिका में 1904 में और इसको भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली राजनीति कहानी मानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको अगली आने वाली कहानी मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।